अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पंजाब में सबसे बड़ी पैदावार और बड़ी फसल गंदम की अब जो बुआई है उसका सीज़न आने वाला है, बल्कि शुरू होने का करीब है। अब गन्ना जो है उसकी कटाई और उसकी क्रशिंग जो है शुरू होने वाली है। तो अब एक नया बहरान जो है दोबारा से जन्म ले रहा है, बल्कि जब भी फसल कोई लगती है नहीं तो खाद जो है पाकिस्तान के अंदर नायाब हो जाती है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। और पंजाब के जो खाद डीलर्स हैं वो जब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता है तो वो वेला करते हैं, जी हमारे साथ ज़्यादती होगी, जुल्म होगी, हम कौन सा गैर कानूनी काम करते हैं। लेकिन अब उनसे पूछें तो यकीनन तौर पर वो यही फिर कहते हैं, आपको सुनाई देंगे। लेकिन ये बदमाशी भी है, गुंडागर्दी भी है और सब कुछ है। मैं उनके साथ प्रोग्राम करता भी रहा हूँ, लेकिन यकीनन तौर पर जो उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट के साथ साथ वो एक बड़ा माफिया है। उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी होना चाहिए, उन्हें पूछताछ भी करनी चाहिए कि आप इस हद तक किसानों को तंग क्यों करते हैं। किसान एसोसिएशन की बात करें, सबसे पहले मियाँ साहब मौजूद हैं और गुराया साहब मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। गंदम अब लगने को तैयार है और क्रशिंग सीज़न अगर टाइम भी शुरू हो जाता है, मेरे ख्याल में अब तो आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं तो तरीन साहब भी थोड़ी जल्दी करेंगे ताकि आवाम को भी अच्छा पैगाम दिया जा सके। कैसे देखते हैं मियाँ साहब, इस वक्त कपास की बम्पर क्रॉप हुई है, गन्ने की क्रॉप से आवाम काफ़ी खुश है, तो गंदम के हवाले से अगर अगेती फसल, क्योंकि जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं तो पिछले साल हमने देखा हर कोई ये कहता नज़र आया कि कम से कम 15 दिन से 1 महीना अगेती पे जाना पड़ेगा अगर अच्छी क्रॉप हम चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, खाद मिल नहीं रही, अल्टरनेटिव क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, दरअसल बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का है वो हमारी नाकस पॉलिसी है। नाकस पॉलिसी इस तरह से है कि जब गन्ने की फसल इस वक्त हार्वेस्ट होने को तैयार है तो अभी तक क्रशिंग सीज़न का स्टार्ट नहीं हो सका। जब क्रशिंग सीज़न लेट होगी तो हमारी जो गंदम की वो फसल जो हमने गन्ना उठा के काश्त करनी है वो लेट हो जाएगी। हमारे पंजाब में स्पेशली जो गन्ने का 30% गंदम का एरिया होता है वो गन्ने के बाद हमने काश्त करना होता है। अब अगर गन्ना लेट हो गया, क्रशिंग सीज़न लेट हो गया तो फिर उसके बाद खेतों में गन्ना खड़ा रहेगा, वो जब तक हार्वेस्ट नहीं होगा वो गंदम हम काश्त नहीं कर सकते। जब गंदम लेट काश्त होगी तो ज़ाहिर है उसकी यील्ड पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये है कि हुकूमत को ये अपना कम से कम ये करना चाहिए कि क्रशिंग सीज़न टाइम पे शुरू हो ताकि गंदम की फसल मुतासर ना हो। पिछले साल हमने, बल्कि इस वक्त भी अभी चल रहा है सीज़न कपास का, हमें गवर्नमेंट ने टारगेट दिया कि जनाब हमने कपास की रिवाइवल की तरफ जाना है। हम किसानों ने बड़ी हिम्मत की, बड़ा अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करके, पूरी हमने मेहनत करके इस दफ़ा गवर्नमेंट को कपास की एक रिकॉर्ड क्रॉप हमने पैदा करके दी और जिसका गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त अपना क्रेडिट भी ले रही है। मगर उसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा किसानों की हिम्मत है कि उन्होंने बाकी वो फसलें जो नकदावर फसलें थी वो उनको इग्नोर करके उन्होंने कपास लगानी शुरू की गवर्नमेंट के कहने पे। मगर गवर्नमेंट ने किया ये कि अब तक कपास की को जो सही कीमत है वो किसान को नहीं मिल सकी। 8500 रुपया गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी कीमत इसकी कपास की फ़ी मन, मगर वो 8500, मेरा ख्याल है कोई ऐसा एक आधी ज़मींदार होगा जिसने शुरू में 8500 रुपये लिए, अदरवाइज़ फिर वो कीमत कम ही रही है, उसके अखराजात भी उसको पूरे नहीं बाज़ जगह मिले। तो इसी तरह गंदम का है। अगर गंदम, अब पिछले दिनों एक फैसलाबाद में सेमिनार हुआ, उसमें अपना सेक्रेटरी ज़राअत भी आए हुए थे। उन्होंने किसानों का एक 1500-2000 किसानों का एक इज्तिमा था जिससे ख़िताब किया। उसमें उन्होंने नए इंसेंटिव दिए, नए किसानों को अपना चीज़ें बताई कि जनाब गवर्नमेंट इस दफ़ा गंदम के लिए ये कुछ कर रही है, आप पैदावार ज़्यादा पैदा करें, पहले से ज़्यादा एवरेज लेके आएँ तो हम आपको इनाम भी देंगे, हम आपको शाबाश भी देंगे, हम सब कुछ करेंगे। मगर वहाँ फिर मामला वही आ गया कि जब तक किसान को अवेलेबल सोर्सेज नहीं होंगे, कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे कि किसान कंफर्टेबल हो सके, तब तक गंदम की भी रिवाइवल मुश्किल है। अब देखिए, जहाँ तक बात करें खादों की, तो अब खादें, गंदम की बुआई का टाइम आ गया, खादें मार्केट में नायाब है। अब अगर कोई किसान जाता है या तो खाद मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो ब्लैक में मिलती है और ब्लैक में दुगनी कीमत पे। जो DAP 12,000 रुपये की थी अब वो 17-18 हज़ार रुपये की भी नहीं मिल रही।
जो यूरिया है वो 2200-2300 रुपए की होनी चाहिए, जो कंट्रोल रेट है वो हम 4000 से ऊपर की मिल रही है। अब देखें कि इन इतनी महंगी खादों से किसान कितनी खाद डाल सकेगा, रिकमेंडेड क्वांटिटी जब नहीं डालेगा तो फसल कैसे आएगी। इसी तरह खादों के लिए ये गवर्नमेंट वो उस दिन सेक्रेटरी साहब ये बावर करवा के गए हैं, बल्कि इंश्योर करवा के गए हैं कि जनाब हम खादों की जो उसकी ख़त्म करेंगे, गिरानी भी ख़त्म करेंगे और उनकी शार्टेज भी ख़त्म करेंगे। किस तरह ख़त्म करेंगे हम जी, वो ज़्यादा पैदावार फैक्ट्रियों को कहेंगे लें और स्मगलिंग को रोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी ज़बानी जमा खर्च उन्होंने किए हैं। अब देखें जब तक किसान को खादें नहीं मिलेंगी, उनको बीज अच्छा नहीं मिलेगा, उसको अपना बिजली जो इतनी महंगी है वो उसमें गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी, जो एक्स्ट्रा यूनिट डाल रहे हैं वो नहीं डालेंगे, तो फिर कम से कम किसान जो है ये भी कह सकेगा कि जनाब मैं आपको अच्छी पैदावार दूंगा। इन हालात के होते हुए जो इस वक्त चल रहे हैं, किसान के लिए मुश्किल है कि वो गवर्नमेंट का टारगेट पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब ने बहुत डिटेल के अंदर सारी चीज़ें सामने रख दी हैं। अली अहमद घुराया साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि बहुत बड़े ज़मींदारों के साथ साथ पाकिस्तान में 10 एकड़ का ज़मींदार ज़्यादा है और वही ज़मींदार है जो शायद पाकिस्तान को इस वक्त कहीं ना कहीं सहारा दी हो, क्योंकि मैं आपको अगर पाकिस्तान की बरामदी रिपोर्ट दिखाऊं तो पाकिस्तान टेक्सटाइल में बहुत डिक्लाइन जा चुका है। सिर्फ राइस, शुगर और मीट यानी कि तीनों लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर से व्यवस्था चीज़ें हैं वो टॉप पे खड़ी नज़र आ रही हैं, जो पाकिस्तान की बरामदात को बचाए हुए हैं, कहीं ना कहीं फिगर्स को कांदा दिए हुए हैं। उस वक्त किसान फिर भी अभी खाद के लिए रोए और ये कहे कि मैं अल्टरनेट कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, तो यकीनन तौर पे हमें कुछ सोचना होगा। जहाँ हम सऊदी अरब और कतर को इनवाइट करके लेके आ रहे हैं, दुबई को लेके आ रहे हैं कि उस खत्ते के अंदर कि हम ज़राअत के अंदर चावल और गंदम के इन्हिसार करेंगे ऊपर, वहाँ हमारे पास कुछ नहीं नज़र आ रहा अभी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 एकड़ तो बहुत ज़्यादा रकबा है। फैसलाबाद का अगर हम एवरेज होल्डिंग फैसलाबाद की लगाएं तो वो 3.5 एकड़ बनती है। इस हवाले से अगर गंदम की काश्त की बात जब हम करते हैं तो छोटे ज़मींदार के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है ब्लैक में खाद को लेना, और क्योंकि उसके पास वसाइल कम होते हैं। और ये पिछले कई सालों से ये हुकूमत का, बल्कि ये जो आप ये कह सकते हैं कि स्टॉकिस्ट्स हैं, इनका वतीरा है कि जो ही कोई फसल की काश्त शुरू होती है तो वो जो है वो खाद को ना ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर जब ज़मींदार को ज़रूरत होती है वो महंगे दामों उनको सेल करते हैं। लेकिन ये जो जिसके पास कुछ ज़मीन ज़्यादा है वो तो इसको अफोर्ड कर सकता है कि महंगे दामों उसको ले ले, लेकिन जो छोटा ज़मींदार है जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो वो ये करता है कि वो गंदम की जो है ना गंदम की काश्त में खाद का इस्तेमाल कम से कम कर देता है और उसकी वजह से जो है वो एवरेज कम होती है। और जब एवरेज कम होती है तो उसका लामहला असर जो होता है वो मुल्क पे होता है और वो बहरान पैदा हो जाता है, हर साल की तरह आटे का बहरान, गंदम का बहरान। तो ये एक बहुत बड़ी अजीब सूरत हाल बनती है। हालांकि जो मौजूदा माशी सूरत हाल है जिसमें हम बार बार IMF की तरफ देखते हैं, दीगर डोनर एजेंसीज जो वर्ल्ड की हैं उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि अगर हम थोड़ा सा ज़मींदार को एकोमोडेट करें, फार्मर्स को एकोमोडेट करें तो 6 माह के अंदर जो है ना वो हमारा मुल्क जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सकता है। जहाँ कपास के अंदर हम खुद मुख्तार होते नजर आए, वहाँ मियाँ साहब की बात ठीक थी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी तादाद में 2-3 अरब डॉलर बचा ली जो दरामद होती थी। जी। अब हम बरामद के अंदर चावल बरामद करके 2 अरब डॉलर बचा रहे हैं। 5 अरब डॉलर अगर एक सेक्टर बचा रहा है, ये तो 7, 8, 10 तक जा सकता है बरामद करके थोड़ा सा फिर। और यहाँ कुछ खाम माल भी हमें बाहर से नहीं मंगवाना, अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करने वाली चीज़ें। हाँ जी, ये अगर आप शॉर्ट टर्म मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप अब यहाँ ज़मींदारा जो है उसको बेहतर करें, फार्मिंग को बेहतर करें। ये जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है इसमें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको जाना पड़ता है। जो ही आप फार्मर्स को अकोमोडेट करते हैं, उनको सब्सिडाइज चीज़ें देते हैं, और वो फौरी तौर पे उसका, जैसा कि मियाँ साहब ने भी कहा है कि सिर्फ एक थोड़े से अरसे के लिए कपास की तरफ तवज्जो दी और उसका कंट्रोल रेट अनाउंस किया जो कि ज़मींदार को नहीं दिया, तो बम्पर क्रॉप हुई है। इसी तरह आप चावल का भी क्राइसिस चल रहा है। ये जो अभी, हाँ जी, ये जो अभी चावल की फसल ज़मींदार ने उठाई है इसका रेट ज़मींदार को प्रॉपर नहीं मिल रहा। पिछले साल ज़मींदार ने 6000 रुपये मन
चावल फ़रोख्त किए हैं, लेकिन इस दफ़ा उसको वही चावल जो है 3500 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ रहा है। अब ये जो है सारा असर गंदम की काश्त पे है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे और वो जो ज़रूरी मुदाखलत है, इनपुट्स हैं, खादें हैं, और वो भी ब्लैक में, ये सारी चीज़ें जो होता है वो अगली फसल पे उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को हंगामी तौर पे इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए और ये चीज़ें जो कि शॉर्ट हो रही हैं इनको जो है वो ज़िम्मेदार के लिए उनको जल्द अज जल्द अवेलेबल करना चाहिए, ताकि जो गंदम की बड़ी अहम फसल है इसके ऊपर जो है इन्हिसार है पूरे आबादी का, हमारी का, तो इसकी जो है पैदावार बेहतर की जा सके। बहुत शुक्रिया गुराज साहब, हमारे साथ मौजूद है। दोनों दोस्तों ने बहुत ही ब्रीफली बताया कि हमारी आने वाली फसल गंदम के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी कितनी है, हम खड़े कहाँ हैं और हमें ज़रूरत किस समर की। और देखें, एक खाद है जो कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के इख्तियार के अंदर है कि उसकी मैनेजमेंट बेहतर कर ली जाए, तो इतनी वाफर है, जब छापे बजते हैं यही खाद सड़कों पे आ जाती है, कीमत भी कंट्रोल हो जाती है। तो अब भी थोड़ा सा इसे रिवाइव करें, ताकि ख़ास तौर पर अब जब ज़रूरत है गंदम की, क्योंकि मैंने पिछले साल याद है कि जब आगाज़ हुआ गंदम लगने का तब भी बोइंग के दौरान यही हमें सूरत हाल नज़र आई, और फिर जब दूसरी बार खाद डलनी थी फिर भी यही सूरत हाल थी। जब वक्त होता है तब कोई क्रैकडाउन नहीं, वक्त गुजरेगा क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा हमें या हमारी ज़राअत को नहीं पहुँचेगा, जो कि इस वक्त बड़ी सहारा है बरामदात के अंदर। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फार्मर और रिसर्चर मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। राना मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं इस वक्त बोइंग जो शुरू होने को, क्योंकि मैं रिसर्चर से तो मुख्तलिफ सवाल करूँगा, खाद का बड़ा मसला इस वक्त दोबारा से दरपेश है। अब जब सोइंग हो रही है तब भी ये खाद नायाब होनी है, और जब ये दरमियान में खाद की ज़रूरत दूसरी बार पड़नी है फिर नायाब होनी है। क्या आप समझते हैं कि कपास के लिए भी हुकूमत की एक्टिविटीज़ अच्छी रही हैं, गंदम के लिए भी ऐलानात अच्छे हैं, सेक्रेटरी भी सही हैं, अगर डीजी देखें वो भी सही हैं, लेकिन ये जो क्योंकि इनका जब भी क्रैकडाउन करेंगे साथ ही सड़कों पे आके माफियाज़म का एक रोना रोते हैं और फिर कहते हैं हम तो माफिया नहीं हैं, लेकिन इनका फ़ोन करें, किसी डायरेक्ट ना करें, इनडायरेक्ट करें तो मिल जाती है, बड़े ज़मींदार को मिलती है, छोटी को तो खाद वैसे ही उनके लिए ख्वाब बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं बिलाल डोगर साहब आपके और आपके चैनल के कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ज़रूरी अजनास में सबसे अहम गंदम है, जिसकी अभी बिजाई शुरू हो चुकी है। तो जहाँ तक आपने खाद की बात की है, खाद वाकई ही सरकारी रेट पर मिलना जो है ना सिर्फ दुश्वार है बल्कि नामुमकिन बन चुका है छोटे काश्तकारों के लिए। देखिए, गवर्नमेंट को जब सरकारी रेट पर गंदम ख़रीदनी होती है तो उनको किसान के गोदाम नज़र भी आ जाते हैं, और जब वो किसी जगह भी आग लगाता है तो स्मोक भी उनको ऐसे स्कैनर मौजूद हैं जो नज़र आ जाते हैं। तो जब डीलर के पास ओवर चार्जिंग होती है और जब वो ब्लैक में फ़रोख्त होती है तो उस वक्त इंतज़ामिया को वो नज़र नहीं आते डीलर। मैं इंतज़ामिया को इस बात पर तनबीह करना चाहता हूं कि जब वो सरकारी रेट पर गंदम ख़रीद सकते हैं तो किसान को यूरिया और डीएपी की सरकारी रेट पर दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, देखें अभी खादों के रेट फिर बढ़ गए हैं और पहले ही जो अखराजात हैं, जो इनपुट है किसानों की, वो इतने ज़्यादा हैं कि उसकी बर्दाश्त से बाहर है। अभी हाल ही में 29 तारीख को दोबारा 200 रुपया यूरिया का रेट बढ़ा है। हम इसकी शदीद मज़म्मत भी करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि किसान जो है वो पहले पिसा हुआ है। तो इसके लिए जहाँ तक गंदम की बुझाई अभी शुरू है, 1 नवंबर से ज़ाहिर बेहतरीन वक्त है 20 तारीख तक, और मैं अपने किसानों को ये मशवरा भी दूँगा कि वो बर वक्त अपनी सोइंग करें और इसके लिए वो सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें लाजमी। उसकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं जो सर्टिफाइड बीज है, उसमें अरूज है, अकबर है, और लाजमी वो अगर उन्होंने बहुत ही मजबूरी है को घर वाला बीज भी अगर इस्तेमाल करना है तो उसकी पहले ग्रेडिंग करें, उसकी सफाई करें, लेकिन बेहतर है कि वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन का बीज इस्तेमाल करें जो सर्टिफाइड भी है और उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी रखी है। तो मेरा ये उनसे मशवरा है कि एक तो वो बर वक्त सोइंग करें, दूसरा ये हुकूमत से मुतालबा है
कि वो शुगर मिलें बर वक्त ये मैं शुरू इसी करें, तरफ आने लगा था। क्योंकि शुगर मिलें बर वक्त शुरू होंगी तो किसान बर वक्त अपनी बिजाई जो है ना अभी गंदम तक की कर रजिस्ट्रेशन सकते। शुरू नहीं अभी तक शुरू नहीं हुई और जो है ना ये बहुत बड़ी हुकूमत के लिए नाकामी है कि ना गंदम का रेट अभी तक अनाउंस हुआ है, ना ही गन्ने का रेट अनाउंस हुआ है। ये भी लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत को फिलफौर इसका रेट भी अनाउंस करना चाहिए और शुगर मिलें बर वक्त चलानी चाहिए ताकि किसान अपनी गंदम बर वक्त बिजाई कर सके। जो ही आप 20 नवंबर के बाद जो बिजाई करेंगे उसके पैदावार में दिन ब दिन फ़र्क पड़ता जाएगा और 30 नवंबर के बाद आपको बीज भी ज़्यादा डालना पड़ेगा और उसकी पैदावार भी कम होगी। तो इससे बेहतर है कि आप बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं गंदम और उस पर आप किसी ज़र मुबादला खर्च करते हैं, उससे बेहतर है कि आप किसानों को वो सहूलियात दें, उसको सर्टिफाइड बीज दें, उस पर उसको सब्सिडी दें ताकि अपने फार्मर को आप प्रमोट करें, वो अपना बेहतर बच्चों को तालीम दिला सके, अपने बच्चों का रोज़गार कमा सके और अपने बच्चों की शादियां कर सके। ये ज़रूरी मुल्क है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएं जिससे हम खुद कफील हो सकें। वरना जिस तरह काटन को हो रहा है कि काटन अभी आपने अनाउंस किया था 8500 रुपया और अभी वो 6-7 हज़ार रुपये में रोल रही है, तो मुझे बताएं फिर किसान क्या अगले साल वो बिजाई करेगा काटन को? जिस तरह आपने उनको तरजीह दी थी इस दफ़ा कि आप काटन सोइंग करें, अल्हम्दुलिल्लाह किसानों ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक भी कहा, लेकिन अभी पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? अगर वो नहीं किसान से ख़रीदेगी तो क्या अगले साल का काटन किसान सोइंग करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये हुकूमत जो है ये ज़रूरी मुल्क की पॉलिसियाँ जो है ना वो ज़रूरी लिहाज से बेहतर होनी चाहिए ताकि हम खुद कफील भी हो सकें और जो हम करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट करने के मुमकिन हो सके। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सच में मौजूद है, इनकी बात एक सही थी कि जिनिंग मिल्स को मजबूर किया जाए कि स्पिनिंग, लेकिन स्पिनिंग वाले कहते हैं जी बिजली महंगी होने के बिना पर उन्होंने अपनी मिलें बंद की हुई, जिसका अब असर जो है अल्टीमेटली राणा साहब की बात सही थी वो किसान के ऊपर जाके पड़ रहा है, क्योंकि कपास की पैदावार अच्छी होगी लेकिन अल्टीमेटली उधर गैस बिजली इतनी महंगी है कि स्पिनिंग और कपड़ा सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज़ुबू हाली का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी सोइंग शुरू हो चुकी है, आप किसान को मुफीद मशवरे स्टार्ट से आप बताएं ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप किसी से पूछ लूँगा। अच्छा, हाँ, आपने बहुत ज़बरदस्त अपना क्वेश्चन को रेज़ किया है। मेरा नाम मोहम्मद मक्की जवेद है, मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और बीमारियों पे काम करता हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। तो मैं माज़र साहब मैं फिर बीमारियों के वाले से पूछूंगा। वो मैं क्योंकि अभी से उसका कंट्रोल शुरू हो जाना है कि जो हमारी सिलेक्शन है, हाँ जी, एक तो अर्ली सोइंग है, दूसरा सिलेक्शन ऑफ वैराइटीज़ है और तीसरा मैसेज ये है कि जो बैन हो चुकी हैं वैराइटीज़ ना वो बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि लोग हमारे फार्मर गरीब हैं, वो घर का जो बीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका पता नहीं होता। अच्छा, आप क्योंकि ख़ास तौर पर जो फसल को आने वाली बीमारियां हैं जो उसके हवाले से माहिर हैं, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्ली सोइंग जो है वो बहुत सारी बीमारियों से, जैसे आने वाली ख़ास तौर पर हमारी जो हीट वेव उससे बचा सकती है, और कितनी बीमारियाँ हम सेव कर सकते हैं ऑन द टाइम सोइंग, क्योंकि लेट सोइंग, अर्ली सोइंग, ऑन राइट टाइम, इससे कितने के इफेक्ट्स आते हैं? थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम मोहम्मद मक्की जवेद है, मैं इधर एज ए साइंटिफिक ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी में काम कर रहा हूँ। वीट पैथोलॉजी पे मेरा काम है, बीमारियों पे काम करता हूँ। तो आज आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज़ किया है कि हमारी एक कैंपेन होती है कि जितनी भी बीमारियाँ हैं, मैं बीमारियों की डिटेल में जाता हूँ साथ में, तो उसमें हमने अगर बीमारियों से बचना है, एक तो टाइमली सोन करना है, एक हमारी कैंपेन चलती है। क्योंकि जब हम टाइम पे सो कर लेते हैं तो ये जो हमारी कुंगी की या रस्ट की जो बीमारी है वो फरवरी मार्च में ज़्यादा आती है, तो ये अपना जो रिप्रोडक्टिव फेस है उसको जल्द उससे निकल जाती है, तो दाने पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। एक तो ये है कि भाई अर्ली सोन करनी है। उसके साथ साथ ये है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़त वाली या रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं जो डिज़ीज़ को रेजिस्ट करती हैं, और महकमा ने वो ऐसी वैराइटीज़ डेवलप की हुई हैं जिसमें अरूज 2022 है, दिलकश 2020 है, MH 21 है, सुबहानी 21 है, अकबर 19 है, और उसके साथ साथ हमारी अनाज 17 है और उजाला 16 है। इसके साथ साथ हमारे जो एरिड जोन है उसमें फ़ख्र बखर है, निशान है और बखर स्टार है। इसी तरह हमारा रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर का है, उधर के लिए नवाब 21 है, सादिक 21 है, गाज़ी 19 है, वो उस एरिए के लिए हैं। इसी तरह चकवाल और बरानी जो एरिया है उधर MA 21 है। ये जो महकमे के रिकमेंडेड
रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं ये रेजिस्टेंट हैं। समझें आपने 50% डिजीज़ का प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैसेज ये है कि जिन लोगों ने घर का बीज रखा हुआ है, अननोन है, वो काइंडली रिप्लेस कर लें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो साथ वाले जिसका पता है और नोन सोर्स है भी अकबर 19 है, अकबर 19 बड़ी ज़बरदस्त है। अगर कोई और बीज न्यू नहीं मिल रहा तो अकबर 19 लगा ले, क्योंकि उसमें जिंक भी ज़्यादा है, खाने में भी अच्छी है। और जो ससेप्टिबल हो चुकी हैं, मसलन जिसमें हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं, इनकलाब 91 लोग लगा रहे हैं, कहते हैं भी इसमें पकाने में, नो डाउट वो हमारे इंस्टीट्यूट की हैं, हमने उसको प्रमोट भी किया है, लेकिन उस पर डिजीज़ आ जाती है, अब एपिडेमिक का सबब बनती है। इसी तरह शहर है, एक मेगा वैरायटी थी शहर 6, ठीक है, उसके साथ गैलेक्सी 13 है, उस पर लोगों ने ट्रैक्टर जीते हुए हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट की हैं। तो अब उसको रिप्लेस करना है काइंडली, ये जो मैंने मेगा वैरायटीज़ का नाम लिया है ना, इनसे अवॉइड करना है और जो न्यू हैं उनको लेना है। और उसके साथ साथ ये मैं बात कर रहा था कुंगी से बचने के लिए या रस से बचने के लिए, उसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बीज के ज़रिए फैलती हैं, उसमें खुली कंगियारी है। अगर आप जब ये रिप्रोडक्टिव फेज पे होता है तो जब आप देखें सिट्टे को, तो सिट्टे ब्लैक हुए होते हैं, पूरे फील्ड में नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, वो इतना ख़तरनाक है कि 100% उसमें ग्रेन की जगह के आ जाता है, उसके स्पोर्स बन जाते हैं। तो उससे बचना है तो अभी से उसकी तैयारी करनी होगी। उसके साथ साथ मैं और बीमारी का भी बताता जाऊं, उसमें एक करनाल बंट है, उसमें दाने ब्लैक हो जाते हैं, वो क्वालिटी पेस्ट है। अगर इंशाल्लाह हमारा एक आज़म भी है और मिशन भी है कि हमने वीट एक्सपोर्ट करनी है, जब हम वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उस टाइम वो क्वालिटी पेस्ट का हमें प्रॉब्लम होना है कि शिपमेंट रुक जाती हैं करनाल बंट की। तो उससे बचने के लिए और खुली कंगियारी से बचने के लिए, और उसके साथ साथ जो फुट राट खेड़ा है या फुजेरियम हेड ब्लाइट है या फुजेरियम ब्लाइट है, उससे बचने के लिए हमें सीड को ट्रीट करना है। अब मैं बताता जाऊँ सीड को कैसे ट्रीट करना है। ये तो बता दिया कि भी ये सीड बार्न डिजीज़ से बचने के लिए सीड को ट्रीट करने का बहुत ही आसान तरीका है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमारे बड़े फार्मर हैं उनके पास सीड ट्रीटर या घूमने वाला ड्रम मौजूद होगा, वो तकरीबन उसका 1/3 हिस्सा छोड़ के बाकी सारा फिल कर लेना है। और जो रिकमेंडेड जहर हैं हमारे टॉप्सन एम है और इसके अलावा फंजीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड हैं जिसको हम होमरे कहते हैं, उसका महलूल तैयार करना है अलहदा से। वो महलूल उस अपना सीड के ऊपर डाल के अच्छे तरीके से ड्रम को घुमाना है ताकि जहर बीज के हर दाने को लग जाए। इसमें एहतियात ये करनी होती है, अगर सही तरीके से नहीं लगाया तो कहीं ज़्यादा चला जाएगा, कहीं बिल्कुल नहीं जाएगा। जहाँ ज़्यादा चला जाता है जर्मिनेशन इफेक्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे जिनके पास ये ड्रम वगैरह मौजूद नहीं है तो वो क्या करें, वो सिंपल ही एक बोरी ले लें या प्लास्टिक की कोई शीट ले लें या कोई तरपाल सा ले लें, तो वो उसको बिछा कर उसके ऊपर जो है ना वो दाने बिछा दें, प्लस जो वो महलूल तैयार किया हुआ है वो उस पर गिरा देना है, प्लस अच्छे तरीके से उसको जहर लगाना है कि भी हर बीज को जहर लग सके। और इसके साथ साथ जो एहतियात सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं इसे जानना चाहिए कि ये जो ट्रीटेड सीड है ये जहर है ना, ये जानवरों को खिलाना है, या ये नहीं कि ये घर में पड़ा है कोई बच्चा लेके आटा पिसवा के आ जाए और पूरे घर में जो है ना वो हो जाए। ये मैसेज जाना भी ज़रूरी है। जो ट्रीटेड सीड है उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, जानवरों को भी नहीं खिलाना। और उसके साथ साथ जब ट्रीट करने के दौरान जो बंदा इस पर मामूर होगा वो अपने दस्ताने वगैरह पहन ले, अपना उसके बाद साबुन वगैरह से हाथ धो ले। तो इसमें ये एहतियातें हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ रिसर्चर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ब्रीफली बताया, लेकिन 2 रिसर्चर मौजूद, मैं इनसे भी कुछ छोटी बात कर लूँ, फिर प्रोग्राम के इस ब्रेक की आखिरी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मुफीद किसानों के नाम आपके से? जी, मेरा नाम मोहम्मद काशी अजीज़ है। मैं गंदम ज़री तहकीकाती इदारा में बतौर साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों के लिए सबसे मेन मशवरा तो यही है कि तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें और उसका टैग देखकर बीज ख़रीदें। उसके साथ जो फेडरल सीड का जो टैग है वो साथ में लगा होना चाहिए। और वक्त पर बिजाई करें, वक्त पर पानी लगाएं। जो खाद की एक तजवीज़ करदा मिकदार है वो पूरी डालें। ख़ास तौर पर DAP ज़मीन की तैयारी में डाल दें। यूरिया के 2 हिस्से कर लें, एक पहले पानी पे और एक जो है वो दूसरे पानी पे डाल दें। तो इससे जो है वो बीमारियों से बचत भी होगी, तस्दीक शुदा बीज से पैदावार भी बढ़ेगी। और हमारी जो हमने एक टारगेट रखा है कि हमने गंदम दरामद नहीं बरामद करनी है, तो ये उसके लिए बहुत एक मुफीद है, मुमकिन हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने किसान के लिए टाइम निकाला। दूसरा सबसे बेहतर बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त जो मैं किसानों के लिए कहना चाहूँगा वो ये है
कि वक्त पे बिजाई। जो एक सिंगल फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि जो एक नुमाया फ़र्क डाल सकता है किसान की पैदावार में, वो है टाइम पे बिजाई। इसका कोई मुतबादल नहीं है। बाद में आप एक्स्ट्रा ख़र्चा भी करेंगे, उसके बावजूद जो है आप उस ज़मींदार से नहीं मुकाबला कर पाएंगे जिसने टाइम पे बिजाई की होगी। जो एक सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अच्छे बीज के साथ वक्त पे बिजाई करना। तो मैं अपने किसान भाइयों को बार बार सिर्फ ये तकीद करूँगा, टाइम पे बिजाई, उसके बाद उसकी बेहतरीन देखभाल, उसकी मुतवाज़न खादें, टाइम पे पानी, उसके बाद उसका जो है इंसेक्ट अगर तेला वगैरह, तेला अच्छा टाइम पे बिजाई का जो सबसे बड़ा बाद में फ़ायदा होता है वो ये भी होता है कि हमारी जो गंदम पे तेला आ जाता है जो पैदावार में बाज़ात बहुत नुमाया कमी का बायस बनता है, वो भी कवर हो जाता है। और मुतवाज़न खादों का मैंने बता दिया। बीमारियों को जो जिस तरह हमारे पहले साइंटिस्ट ने भी बताया कि बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए उसको बेहतर बीज के साथ अच्छी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं वो लगा लें। स्प्रे वगैरह अच्छी बहुत ज़रूरी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हमारे पास क्लिक तक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमेशा से प्रोग्राम जब भी गंदम पर करें तो बड़े ही बहुत सारे मुफीद मशवरे जहाँ मुझे किसान फिर फीडबैक भी देते हैं कि जहाँ बहुत बड़ा तादाद में फ़ायदा होता है। तो आज फिर हमने तकलीफ़ दी है कि सोइंग हो रही थी, हमने कहा चले खेतों के अंदर इनके पास चलते हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब ज़रा ब्रीफली बता देंगे, सोइंग का अमल शुरू हो चुका है और ये बड़ा किसान देख के भी थोड़ा हैरान होंगे कि आपने बड़ा क्विक शुरू किया है। किसान तो अवन अगेती तो दूर की बात, यहाँ पछेती के अंदर भाग रहे हैं। आपने मुझे याद अभी भी जुमले आपके, जब पिछली बार गंदम की पैदावार अच्छी हो रही थी, आपने कहा हमें अगले सीज़न में 15 से 20 दिन पीछे जाना पड़ेगा, वरना हम अगले सीज़न में माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं उससे मुतासर होते नज़र आएंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम दी बिगनिंग, कहाँ खड़े हैं और कैसे लेकर चलना चाहिए इसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम्स चलते हैं, सारे दोस्त बड़ा तावन कर रहे हैं, फार्मर को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो टाइम पे बिजाई है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। फर्स्ट से लेके 20 नवंबर तक जो फार्मर अपनी बिजाई मुकम्मल कर लेता है, वो अगर साथ साथ जो अब बताया गया अमल है बेसिक उन पे अमल करता है तो कोई वजह नहीं कि वो 50-60 मन तक पैदावार आसानी से ले लेगा। तो हमने भी अपनी बिजाई का आगाज़ यहाँ कर दिया है। ये आज जो है ये बारानी एक्सपेरिमेंट्स लग रहे हैं, ये तो हमारे तजर्बात हैं। इसमें हम एक एक सिट्टे से अलग-अलग लाइनें लगाते हैं, वहाँ से आगे वो सारा रिसर्च का अमल चलता है, अल्टीमेटली वैरायटी की शक्ल में वो फार्मर को पहुँचता है। तो इस वक्त जो बहुत अहम करने के काम है उनमें यही है कि हर काम को छोड़ के आप बिजाई के पीछे चलें और जल्द अज जल्द बिजाई मुकम्मल करें। और उसके साथ साथ बिजाई के वक्त ये ख्याल रखें कि बीज सर्टिफाइड इस्तेमाल करना है और वो अक़साम जो महकमा ने इस साल सिफारिश की हैं उनका बीज इस्तेमाल करें। पुरानी वैराइटीज़ को छोड़ दें, वो जो घर से दाने लेके सीड के तौर पे इस्तेमाल करने वाला सिलसिला है, ये वो दौर नहीं रहा। अब हमें अगर अपनी जो फार्मिंग है उसको प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें ये सारे साइंसी तरीके अपनाने होंगे। खादों के इस्तेमाल में हमें मुतवाज़न खाद का जो है ना वो इंश्योर करना है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ ये देखा गया पंजाब में कि हमारी ज़्यादा तवज्जो नाइट्रोजन पे है, जो यूरिया जिसको कहते हैं, यूरिया ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, फास्फोरस कम इस्तेमाल हो रही है और पोटाश तो ना होने, अपनी मेहनत को भी उसके ऊपर डाल जी हाँ। हालांकि तीनों खादों का जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये बेसिक एलिमेंट है ना, तो ये तीनों का अपना अपना फंक्शन है। जो नाइट्रोजन है वो फास्फोरस और पोटाश का काम नहीं कर सकती। फास्फोरस अगर नाइट्रोजन ने पौधे को सरसब्ज करना है, उसका कद काठ बढ़ाना है, उसके पत्ते अच्छे बनने हैं तो वो नाइट्रोजन से, लेकिन उसके तने की मजबूती, उसकी जड़ों की मजबूती, फिर उसके में जो अच्छा सिट्टा बनना और चिट्टे में दानों की बेहतर तादाद, दानों की में बराई का अमल, ये सारा फास्फोरस और पोटाश नहीं करना है। तो इसलिए जितनी भी खाद डालनी है, अव्वल तो आपने पूरी जो महकमा ने सिफारिश की है वो मिकदार डालनी है। अगर किसी भी वजह से कम पे भी जाना है तो तवाज़न नहीं बना। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा स्टार्ट से आगाज़ कर लूँ कि जब रौनी करनी है ज़मीन, कितना पानी पहले लगाना है, फिर रौनी करके कितने दिन छोड़ने हैं, कितने दिन पर बोइंग करें, कितने दिन तक उसे फिर छोड़ें, फिर पहला पानी, इस पर थोड़े ब्रीफ, क्योंकि ये हमारा किसान है जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारा काम बनता है उसको यहाँ गाइड करें जहाँ से वो असल अपनी यील्ड खोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। देखें, एक अव्वल तो जो समझदार किसान थे वो अब तक रौनी कर चुके हैं, लेकिन अगर नहीं भी की तो आप फौरी तौर पर रौनी करें और उसके बाद ये
डिपेंड करता होता है मौसम पे कि अगर तो मौसम गर्म है तो 5-6 दिन बाद भी वतर आ जाता है, लेकिन अदरवाइज़ पे 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं। आगे से आगे अगर मौसम ठंडा होता जाएगा तो वो फिर नज़र आ जाता है फील्ड, जब वो प्रॉपर वतर में है उस वक़्त उसको तैयार करें, रगड़ मारें, उसके बाद उसके ऊपर हल चला के सुहागा दें और उसको प्रॉपर तरीके से हम नरम करें, हमवार करें। लेज़र लेवलिंग की हुई होगी मोस्टली मेरे ख्याल फार्मर ने, तो ज़मीन को तैयार करके उसमें जो बिजाई के वक्त है वो 1.5 से 2 बोरी DAP और आधी बोरी तकरीबन आप यूरिया डाल लें और पोटाश जो है 1 बोरी वो बिजाई के वक्त डालते हैं। उसके बाद बिजाई जो है वो बज़रिया ड्रिल की जाए, क्योंकि ड्रिल से बीज मुनासिब गहराई में जाता है और उसका उगाव बेहतर होता है, क्योंकि उसको नमी बेहतर मिलती है। जबकि जब हम छट्टा करते हैं, छट्टा के बाद जब हम सुहागा लगाते हैं, कुछ दाने ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, कुछ ऊपर सतह पर आ जाते हैं जो किस दिन उगते नहीं हैं, या कीड़े मकोड़े भी उसमें से कुछ ले जाते हैं। तो इस तरह वो प्रॉपर क्रॉप स्टैंड नहीं बनता, लेकिन ड्रिल की बिजाई जो है वो बेहतरीन है। इसके साथ आप बीज का इंतखाब, जैसे हमने पहले बात की है कि वो अच्छी किस्म का और सर्टिफाइड बीज, दो अलग चीज़ें हैं। हमने अगर हमारी वैरायटीज़ हैं, अकबर 19 है, दिलकश है, अरूज है। मैं इधर ही आ रहा था, अब कौन कौन से इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, ताकि किसान अगर जो ताख़ीर से जो रौनी कर ली है वो भी अब बीज की तरफ बढ़े होंगे, तो वो कौन से बीजेस जो हैं इस वक्त मुफीद हैं और कैसी ज़मीनों के लिए आप ख़ास तौर पर रिकमेंड करेंगे? हाँ जी, हमारे जो पंजाब के वस्ती इलाके हैं इनमें अरूज, अकबर, दिलकश, सुबहानी, MH21 ये बड़ा अच्छा पैदावार दे रही हैं। इनके साथ साथ अगर आप चले जाएं लिया बकर वगैरह, जो हमारा थल का इलाका है, वहाँ पे निशान है, फ़ख्र बकर है, बकर स्टार हैं। उसके साथ साथ अकबर, दिलकश, अरूज ये वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसके साथ अगर हम चुलस्तान का इलाका जो है, साउथ पंजाब है, उसमें भी ये तीनों वैरायटियाँ तो पूरे पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, अकबर, अरूज और दिलकश। उसके साथ साथ वहाँ पे नवाब है, सादक है, जौहर 16 है, ये स्पेशली उन इलाकों के लिए बनाई गई है। तो ये वाली अक़साम काश्त करें और उसके साथ साथ यकीनी बनाएं कि उसका सर्टिफाइड सीड लें। जब भी हम सीड कॉरपोरेशन का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं या प्राइवेट सीड कंपनीज़ का, लेकिन जो भी बीज लें उस पर पहले चेक करें कि उस पर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का नीले रंग का टैग मौजूद होना चाहिए, वो ज़मानत है कि ये वाकई सर्टिफाइड सीड है। तो उसके को इस्तेमाल करें और जो शरा बीज है वो 40 से 45 किलोग्राम फ़ी एकड़ काफ़ी होती है अगर आपने ड्रिल से बिजाई करें। अच्छा, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी थोड़े दिन पहले हो गए, आपने उनके साथ वो स्टार्ट पे सोइंग भी की है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, उनका एक कपास के हवाले से जब उन्होंने एक अज़म का इजहार किया निगरान वज़ीर आला ने, तो हमने देखा कि बड़ी अच्छी उसकी पैदावार हुई। तो इसके अब ऊपर हमें हम बातें सुनने को मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार के लिए और रकबा बढ़ाया जाए गंदम का, और साथ उसके ऊपर कुछ सब्सिडीज़ भी देने का ऐलान किया गया। तो आपको लगता है कि जैसे कपास के लिए इकदाम किए, कुछ एक्टिवली इकदाम इधर किए जाएँ तो हम पैदावार और ख़ास तौर पर रकबे को बढ़ा सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस वक्त जो है ना बेहतरीन डायनामिक मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं, जो खुद भी फील्ड में रहते हैं और हमारी सारी फॉर्मेशन को भी यही डायरेक्शन है कि फील्ड में रहना है। आपको अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का कोई बंदा दफ्तर में बैठा नज़र नहीं आएगा। हम सब फार्मर के साथ हैं और इसमें तमाम तर गवर्नमेंट मशीनरी जो है इस वक्त इन्वॉल्व है कि जो फार्मर है उनको मोटिवेट भी किया जाए वीट को साइंटिफिक तरीके पर लगाने के लिए, उसके लिए इनपुट को इंश्योर किया जाए। और हम महकमा का जो हमारा इस साल का अज़्म है वो ये है कि गंदम दरामद नहीं बरामद करनी है, और इंशाल्लाह हम इस पर पूरा उतरेंगे। इस दफ़ा हमने बड़ा हाई टारगेट रखा है और इसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। तो आने वाली क्योंकि मौसमी तब्दीलियों के हवाले से कोई रिकमेंड करेंगे किसान, क्योंकि एकदम से गुज़श्ता 1 साल कबल देखें तो बहुत चेंजेस आई थी, लेकिन गुज़श्ता साल आने वाली थी तो अल्लाह का करम हुआ कि वो महफूज रहे और बड़ी बम्पर क्रॉप आई, प्राइस भी अच्छी होगी, किसान भी खुशहाल हुआ। तो उस हवाले से कोई मुफीद मशवरा किसान के लिए? जी देखें, ये सारे मशवरे घूम फिर के वहीं आते हैं कि जो हम चूँकि एक फार्मर को तो उस वक्त पता चलता है मौसमियाती तब्दीली का जब उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन हम इसको फोर्सी कर रहे होते हैं एज साइंटिस्ट।
तो हमने अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम इस तरह से किया हुआ था कि ये जो वैराइटीज़ का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, अकबर, दिलकश, अरूज, सुबहानी और निशान वगैरह, ये मौसमी तब्दीलियों को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर रही हैं। इसीलिए आपने देखा पिछले साल बहुत सारी बारिशें, आंधियाँ, ये वो मौसम होता है जिसमें पहले अगर इस तरह का मौसम आता था तो एक रस्ट का एपिडेमिक बन जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हम महफूज रहे हैं, इसलिए कि ये वैराइटियाँ अब फील्ड में आती जा रही हैं, उससे ये प्रेशर कम हो रहा है डिजीज़ का भी और इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियों का भी। इसलिए अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि फार्मर्स अब पुरानी वैराइटियों को छोड़ दें, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त और मौसमियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ बर्दाश्त की सलाहियत कम होती है, तो ये नई अक़साम काश्त करें और वक्त पे बुझाई। तो वो भी इसलिए ही है कि ये नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी बीज के फ़ारग हों, बात ये है कि जब हम अर्ली सोइंग करते हैं तो अगर बाद में फरवरी मार्च में टेम्परेचर हाई होता है तो तब भी जो टाइम पे बिजाई की होती है वो फसल अपना दाना बना चुकी होती है, उसमें फिर उतना नुकसान नहीं होता हीट का। और अगर बारिशों वगैरह की वजह से फसल गिर जाती है, लॉजिंग, तब भी अगर दाना पहले फसल बना चुकी है तो लॉसेस ना होने के बराबर होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने, बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीज़ें प्रोग्राम के आखिर में हमारे सामने रखी। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कीमती थी वो ये थी कि अभी 20 नवंबर तक की डेट डॉक्टर साहब ने माहिराना तौर पे सजेस्ट की है कि अभी काफ़ी दिन है, आज के बाद भी देखें तो 15-18 दिन के दरमियान जो सोइंग है उसके अमल को स्टार्ट कर लिया जाए, उसको मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि पैदावार को कैलकुलेटेड फॉर्म में एक बड़ी तादाद में लेके भी जाया जा सके। क्योंकि ये देखें, ये आपके लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, तो हम इसे फ़र्द वाहिद की तरह ज़िम्मेदारी के तौर पे लें कि अगर हम अपनी ज़मीन के ऊपर गंदम काश्त करना चाहते हैं तो उसको एक मुकर्रर वक्त के अंदर करें, जिसे कुछ अगेती इस वक्त कहा जा रहा है, ताकि आने वाले मौसम में, क्योंकि फरवरी में पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तरीके से जो है वो मौसमाती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, जैसे हीट वेव आती है और फिर साथ आंधियाँ आती हैं जो कि हमें किसी न किसी तरह डिस्टर्ब करती हैं और एक ख़तरा मंडलाने लगता है। और उससे पहले उसकी प्रिकॉशनी मई इख्तियार कर लिए जाएंगे तो यकीनन तो हमें नुकसान से बचने की बजाय हम फ़ायदे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।